हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 9 की साइंस का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके हमने 2 वीडियो कर लिए। फर्स्ट में हमने देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कॉर्क था, कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने देखा तो कुछ छोटी छोटी संरचनाएं उन्हें दिखी, तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर प्याज की झिल्ली के अंदर है ना कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोज की गई, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं है ना, जैसे प्याज के अंदर है, प्याज की झिल्ली में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी। जो पौधा है, पौधे की जड़ है, उसके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी। ठीक है ना। लेकिन प्याज की जो वो है पौधा जो है, पौधे की पत्ती की जो कोशिकाएं हैं वो पौधे की जड़ की कोशिकाओं से आकार में क्या होंगी? भिन्न होंगी। है ना। जैसे ही हमने फिर ये देखा था कि मानव के अंदर जो मांसपेशी होती हैं उनकी कोशिकाएं है ना, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, ओवम है ना, बोन सेल्स, शुक्राणु, वसा, ये सब कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से क्या है? आकार में भिन्न हैं। ठीक है ना। फिर हमने इसके बाद सेकंड वीडियो में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। है ना। फिर उसमें हमने विसरण, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, विसरण और पानी, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। और पानी जो है वो एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम परासरण, ऑस्मोसिस बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है ना। और इसके बाद कोशिका भित्ति है ना, सेल वॉल, ये किस में होती है? ये प्लांट्स के अंदर होती है बेटा। प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करती है। अब कोशिका का इस थर्ड वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना, जिसको केंद्रक बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। है ना। न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, ऐसे समझो आप कि एक पौधा होता है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक पौधा है, चने का पौधा है, चना बोया आपने, चने का बीज बोया तो चने का पौधा निकलेगा उसमें से, है ना। आपने गेहूं का बीज बोया तो गेहूं का पौधा, है ना। मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो मनुष्य जैसे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं वो गाय जैसे होते हैं। तो ऐसा आखिर क्या है ना, कि जो संतान होती है वो अपने जनक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके जैसी होती है ना। तो इस चीज का निर्धारण बेटा कोशिका के अंदर ये होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। वो जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने एक टेम्पररी माउंट बनाया था ना, फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों डाली थी बताओ? झिल्ली पे आयोडीन की बूंद क्योंकि आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? कलर्ड सॉल्यूशन होता है। तो जब उसको डालते हैं तो कोशिका के अंदर के जो अंग हैं, है ना, वो हमको स्पष्ट दिखने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग जो अंग हैं कोशिका के, उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद कहीं पे ज़्यादा गहरा रंग होता है, कहीं पे कम गहरा रंग होता है। तो वैसे नॉर्मल इतनी वो क्लियर नहीं दिखती हैं, है ना, लेकिन सॉल्यूशन डालने से क्या होता है? वो स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। जो उसके अंगक हैं, अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो हमें आसानी से दिखने लग जाते हैं। यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? है ना, इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा हमको। प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? तो क्या प्रत्येक कोशिका जो है वो समान रूप से रंगीन हो गई? नहीं हुई, है ना। क्योंकि कुछ जो हैं वो गहरे रंग के हुए, है ना, कुछ जो अंदर के अंगक हैं कुछ ज़्यादा गहरे, कुछ कम गहरे, कुछ और भी कम गहरे, है ना। तो इस प्रकार से एक जैसा रंग एक समान नहीं हुआ। तो यहाँ इसने स्पष्ट कर रखा है, देखो, कोशिका के विभिन्न भाग
रासायनिक संगठन के आधार पर उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल जो कंपोजिशन है, उसके आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं, है ना। और उनके रंग भी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं, तो उससे वो रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से उसका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। आगे ना देख लो बेटा, है ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा गहरे कलर के होते हैं और कुछ कम गहरे कलर के होते हैं। कोशिका को रंगने के लिए, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अलावा क्या ले सकते हैं, सैफरेनिन ले सकते हैं या मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी हम काम में ले सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा, आओ अब हम हमारे शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखेंगे। ये आया ना समझ में आपके बेटा, कि जो प्रत्येक, देखो शुरू में दिखाया था आपके, ये देखो ये वाला चित्र दिखाया था ना मैंने आपको, यस, है ना। तो ये जो बाउंड्रीज बन रही हैं, है ना, जैसे ये बाउंड्री बन रही है ना, ये एक कोशिका है, ऐसे ये दूसरी कोशिका हो गई, ये तीसरी कोशिका हो गई, ये चौथी कोशिका हो गई, ये पांचवी कोशिका, और इनमें जो डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये केंद्रक हैं। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस हैं। ये दिखा रखा है, देखो ये केंद्रक हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना। तो वैसे जो है ना, सिंपल प्याज की झिल्ली को जब ऐसे देखा तो ये इतने अब ये तो केंद्रक दिखा रखा, अब इस केंद्रक के अलावा आगे पढ़ेंगे हम, और भी इसमें बहुत सारे अंगक होते हैं, है ना, और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग गए। क्या दिखने लग गए, ये बिल्कुल ही स्पष्ट दिखने हमको लग जाते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं ये। तो अभी कह रहे हैं ये कि अभी तक आपने प्याज की कोशिका देखी, अब शरीर की कोशिका देखते हैं ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो कांच की एक स्लाइड लिए हमने, उस पर एक बूंद पानी डाल दिया, आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से, है ना, प्लास्टिक का चम्मच होता है ना, अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो, जोर से मत खुरच देना कहीं, है ना, और खुद ही खुरचना खुद का, दूसरे से मत खुरचवाने तो गड़बड़ कर देगा, है ना। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई? हाँ, चिपक जाती है। सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला रखो, उसको फैला लिया। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डाल दी उसके ऊपर। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने के लिए साइड तैयार हो गई हमारी। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें, जिससे क्या वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी, ऊपर से ढक दी कवर स्लिप के द्वारा उसको। तो नीचे तो कांच की स्लाइड है, वो कांच की जो वो एक तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसके ऊपर हमने हमारा वो रख दिया, जो अंदर से खुरचा था वो, है ना, उसको इसके द्वारा क्या नाम है, ठीक है ना, इसमें ना सुई की सहायता से उसको फैला के, समान रूप से फैला के, और फिर उसके ऊपर कवर प्लेट लगा दी। हमारा अब वो स्लाइड तैयार हो गई ना। अब हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है। इस आकृति को पेज कागज पर बना सकते हैं हम, यस। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली, अब देखो केंद्रक पे आ रहे हैं हम, है ना, क्या आप कोशिका के मध्य में गहरे रंग वाली, है ना, गोलाकार स्फेरिकल शेप की अथवा अंडाकार ओवल शेप की डॉट की तरह की संरचना, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यस, है ना। और वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, वही केंद्रक होता है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या इस प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? यस, थी ना। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है, डबल लेयर होती है। केंद्रक के चारों ओर क्या होती है, एक डबल लेयर होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरस होती है वो। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अगले में पढ़ेंगे, है ना, जो साइटोप्लाज्म है इसके बारे में हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे। अब देखो ये उस पे आ रहा है, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं इसके। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमोजोम बोल दो, है ना। तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। अब देखो बेटा ऐसे समझो कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, वैसे तो ये नॉर्मली क्या है, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जैसे धागे होते हैं ना, थ्रेड्स होते हैं, उस तरह के होते हैं, है ना, नॉर्मल स्थिति में तो। लेकिन जब कोशिका विभाजित होने वाली, हमने पढ़ा था ना बेटा कि अभी पौधा छोटा है, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा, इसका मतलब
कोशिकाओं, तो उस पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है वो क्यों होती है? क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, पहले से ही उपस्थित सेल्स जो होती हैं, वो एक दूसरे में क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं, है ना, गुणित होती हैं वो, ठीक है ना। तो वैसे तो नॉर्मल स्थिति में तो क्या रहता है, वो धागेनुमा संरचना होती है जो क्रोमोसोम्स होते हैं केंद्रक के अंदर, है ना। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजित होने को तैयार होती है तो वो फिर छड़ की आकृति के बन जाते हैं, आपस में चिपक के रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है उनकी, है ना, ठीक है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार, है ना, रॉड लाइक, रॉड के जैसे छड़ होते हैं ना, रॉड, उसके जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है, आगे ना देख लो, आनुवांशिक गुण, है ना, जैसे देखो बेटा हमारे बाल, है ना, तो यहाँ तक कि देखो आपने देखा होगा, अगर माँ जो है ना, माँ की जो आँखें वैसी हैं, है ना, भूरी हैं, तो बच्चे की आँख भी भूरी होती हैं, है ना, यानी हमारा रंग रूप, है ना, उंगलियों के साइज, यानी बहुत ज़्यादा हम हमारे पेरेंट्स से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये, है ना। तो डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, ठीक है ना। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। वो उन क्रोमोसोम्स में वो सूचना छिपी रहती है कि भाई बच्चे को पेरेंट्स के जैसा ही होना है ना। तो वो उस सूचना को आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके होते हैं? एसिड्स होते हैं ये, और प्रोटीन्स होते हैं, है ना, रासायनिक पदार्थ हैं ये, है ना। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड है एक प्रकार का, और ये प्रोटीन है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं ये। तो ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, है ना, कि जो अब जो कोशिका निर्मित होगी उसका निर्माण कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा उसका, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये सारी सूचनाएं उसमें होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड, है ना, क्रियात्मक खंड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका, फंक्शनल सेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? इसके को जीन बोलते हैं हम। फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में, है ना, धागेनुमा संरचना के रूप में, ठीक है ना। तो जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, उसमें ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं का एक जाल का पिंड होता है ना, धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है ये, ठीक है ना। एंटेंजल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं? संगठित हो जाते हैं, है ना। तो वैसे तो क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो धागेनुमा थ्रेड्स से दिख रहे हैं केंद्रक के अंदर, वो क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ होता है। और जैसे ही कोशिका विभाजित होने को तैयार होती है तो वो क्या बन जाता है? छड़ाकार स्थिति बन जाती है उसकी, छड़ के जैसी शेप आ जाती है, और फिर वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाते हैं वो, ठीक है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो कोशिका जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण, उसमें केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। तो कोशिका का जो डेवलपमेंट है वो और उसकी जो मैच्योरिटी है वो, उन दोनों को यही डिसाइड करता है, तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। तो सजीव कोशिका है उसकी रासायनिक क्रियाओं को भी यही निर्देशित करता है। अच्छा, अब ये तो क्या हो गया बेटा, इसमें इस प्रकार की कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है।
अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनमें केंद्रक क्लियर नहीं दिखेगा आपको स्पष्ट रूप से, क्योंकि अब ये जैसे हमने देखा था प्याज की झिल्ली देखी तो उसमें एक क्लियर हमको डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी, है ना। ऐसे ही जैसे गाल के अंदर से खुरच के देखा, उसकी स्लाइड बनाई, उसको देखा तो उसमें भी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही थी, तो केंद्रक हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, यानी केंद्रक की जो बाउंड्री होती है वो स्पष्ट नहीं होती, पुअरली डिफाइंड होती है वो, ठीक है ना। इसमें आगे समझाया गया ये। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र है, न्यूक्लियर जो रीजन है, वो बहुत कम स्पष्ट होता है ना, पुअरली डिफाइंड होता है। बताया ना मैंने आपको, प्याज की झिल्ली, गाल को खुरच के अंदर से देखा तो इन सब के अंदर केंद्रक जो बिल्कुल क्लियर दिखता है हमको, है ना। लेकिन कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया है, उसमें आप केंद्रक देखोगे तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा कि यार केंद्रक है कहाँ, यानी फैला हुआ मिलेगा आपको वो, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र जो न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्योंकि आकार कौन प्रदान करती है? झिल्ली प्रदान करती है, ठीक है ना। तो बाउंड्री बना दी ना झिल्ली ने, तो अब उसमें क्या है, बैक्टीरिया जैसे जो कुछ जीव होते हैं उनमें केंद्रक जो होता है उसकी झिल्ली नहीं होती, इसलिए उसका कोई फिक्स एरिया उसका नहीं होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में, है ना, अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वही है ना, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन हो गया ये, में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्रोमोसोम नहीं होते। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रकाय, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, है ना, पहले शुरू में पढ़ा था ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र की ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, प्रो यानी आदि या पूर्व काल का, है ना, और कैरियोट का मतलब केंद्रक, ठीक है ना। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उनको यूकैरियोट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही डिसाइड करती है कि वो जीव प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अगर उसका जो केंद्रक है वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, तो वो कैसा हो गया? यूकैरियोट हो गया। और अगर उसका अस्पष्ट है, केंद्रक क्षेत्र कैसा है उसका? अस्पष्ट है, पुअरली डिफाइंड है, तो वो क्या हो गया? प्रोकैरियोट हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं, है ना। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो अन्य जो अंगक होते हैं, अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर, ठीक है ना। तो क्या है बेटा कि जैसे प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब ये बैक्टीरिया है, तो इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या है? स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। और जिनमें स्पष्ट होता है वो क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक होता है ना। केंद्रक के अलावा जो और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के और भी जो हैं, है ना। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके जो काम, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसके द्वारा किए जाते हैं? वो केंद्रक के असंगठित भाग के, यानी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। तो कोशिका द्रव्य के असंगठित भाग, इनके द्वारा ही ये किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है ना। अब देखो बैक्टीरिया, अब नॉर्मली तुमको क्या पता होता है कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पौधों में ही होती है ना। यानी पौधे जो है वो भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। लेकिन पता है आपको कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन किससे लेते हैं? बताओ, सूर्य के प्रकाश से। यस,
ठीक है ना, तो उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, अब पौधे भोजन क्यों बनाते हैं अपना सूर्य के प्रकाश, क्योंकि क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्लीदार पुटिका, है ना, किसमें, झिल्लीदार पुटिका, थैले की तरह की संरचना, है ना, झिल्लीदार पुटिका, जिसको मेम्ब्रेनियस वेसिकल बोलते हैं हम, है ना। और ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो है वो झिल्लीदार पुटिका, थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो होता है वो प्लास्टिड में होता है ना। तो उसमें क्या होता है, ये प्लास्टिड के अंदर होता है ना। तो देखो ये प्रोकैरियोटिक कैसे कोशिका दिखा रखी है इस चित्र के अंदर, है ना। तो देखो बेटा ये दिखा रखा ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये इसका वो केंद्रक का क्षेत्र है ये। तो देखो ये उसमें तो उस कोशिका में तो क्या था, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें देखो कितना बड़ा एरिया है ये, तो मतलब एक तरह से वेल डिफाइंड नहीं है ये, पुअरली डिफाइंड है ये, वेल डिफाइंड ना होकर पुअरली डिफाइंड है, यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री नहीं है ये, है ना। ये और छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, फैल भी सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई, ठीक है बेटा। अब अपन आते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये साइटोप्लाज्म ऐसे समझो आप, जैसे ये एनिमल सेल है, ये जंतु कोशिका है। तो देखो बेटा जंतु कोशिका में अब ये इसकी बाउंड्री हो गई, है ना, ये इसकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। दिखा रखे हैं देखो, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, है ना। ये क्या है, इसका केंद्रक हो गया बेटा ये क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक है। और इसके अंदर देखो एक एक करके मैं दिखाता हूं आपको, ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है। दो तरह की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। कोशिका अंगक में आते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, है ना। तो ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, और एक ये रही देखो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, है ना। तो ये भी क्या है, कोशिका का एक अंग है। तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका हो गई। केंद्रक की ये झिल्ली, देखो ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक की झिल्ली जो बाउंड्री सी बन रही है ना, ये केंद्रक की झिल्ली हो गई। ये केंद्रक, ये जो पूरा है ये क्या है, केंद्रक है ना। अब देखो ये दिखा रखा है, ये रहा कोशिका द्रव्य, है ना। देखो यहाँ तीर का निशान यहाँ छोड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो ब्लू कलर का सा दिख रहा है, ऐसे समझो जैसे एक तालाब है माना, है ना, और इस तालाब में ये कोई जीव पड़े हुए हैं, है ना, समझे ना बात। तो ये जो तालाब का पानी है ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा, है ना। तो वैसे ही जो कोशिका होती है उसके अंदर एक तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और उस तरल पदार्थ के अंदर ये जो अंगक हैं ये तैरते रहते हैं। समझे नहीं समझे बात, इस तरह की बात है ये। तो ये कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है ना। ये मैंने बताई दिया आपको, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। ये राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। ये तारक केंद्र है, ये प्लाज्मा झिल्ली है ना। तो आया समझ में, कोशिका द्रव्य क्या है ना, एक प्रकार का तरल पदार्थ है ये, है ना, जिसमें कोशिका के विभिन्न अंगक जो हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अपन कोशिका द्रव्य को बताओ, याद करो क्या कहते हैं इंग्लिश में, यस, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, साइटो, CYTO, प्लाज्म, CYTO, साइटोप्लाज्म। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमको प्रत्येक कोशिका के अंदर एक बड़ा क्षेत्र दिखा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखा, जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर क्या थी, कोशिका झिल्ली थी, अर्थात वो जो बड़ा क्षेत्र है वो कोशिका झिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसका मतलब क्या है कि देखा था ना हमने, ऐसे समझो आप, जैसे ये कोशिका है ना, जैसे ही इस कोशिका के ऊपर, है ना, स्लाइड बनाई हमने,
प्याज की झिल्ली की, ठीक है ना, स्लाइड बना ली और हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला या वो सैफरनिन सॉल्यूशन डाला या मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डाला, तो क्या था बेटा, देखो जहाँ केंद्रक ये गहरा हो गया है ना, और ये जो थे लाइसोसोम, ये इन जगहों पर क्या हो गया, गहरे गहरे रंग आ गए। लेकिन जहाँ ये आपको ब्लू ब्लू जैसा दिख रहा है, यहाँ कोई रंग नहीं आया, बहुत हल्का रंग आया, है ना। तो जो हल्के रंग वाला है ये क्या है, तरल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये तरल पदार्थ को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है ये, है ना, कि इस क्षेत्र में, कौन से वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, यानी ये जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये तो गहरा रंग पकड़ लिया इन्होंने तो, और ये जो बाकी का ये जो ब्लू कलर का सा दिख रहा है, जो तरल भरा हुआ है कोशिका के अंदर, है ना, इसमें क्या हुआ, बहुत कम रंग आया, इसने कम रंग पकड़ा, है ना, यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसको क्या था, इसमें बहुत लिटिल स्टेन इसने प्राप्त किया। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यही क्या है, कोशिका का द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म है ये। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। अब आगे तो क्लियर हो गया, तरल पदार्थ है, इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। तो ये विशिष्ट कोशिका घटक हैं ये सारे, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये अलग 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 पार्ट हैं, है ना। जैसे कोई मशीन होती है ना, मशीन के अंदर पुर्जे होते हैं, है ना, जैसे वहाँ वो देखो क्या नाम है, मोटरसाइकिल का इंजन होता है ना, तो वो मोटरसाइकिल का इंजन, उसके चारों तरफ क्या होता है, वो होती है ना, ऑयल होता है, ऑयल के अंदर डूबा रहता है ना। तो वैसे ही ये क्या है, ऑयल जो है उसको कोशिका द्रव्य मान लो, और उसके अंदर जो पुर्जे हैं ये कोशिका के, ये तैरते रहते हैं, ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका अंगक, ये का नहीं है, ये इसी के साथ है कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ORGANELLES, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका अंगक, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। प्रत्येक अंगक, प्रत्येक जो ऑर्गेनल है कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हर पुर्जे का अलग कार्य होता है ना, तो वैसे ही ये जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल हैं इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे देखा था ना बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस बोलते हैं, कोई प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से, है ना। तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं, यस, है ना। तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये, और जो केंद्रक है, इन दोनों को मिला के एक अलग नाम दे देते हैं जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका अंगक जो होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये झिल्ली युक्त होते हैं, इनके सबके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तभी तो ये स्पष्ट दिखते हैं हमको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, हमने पहले पढ़ ही लिया ये, है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता, और ना ही ये काफ़ी सारे जो झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की ये झिल्ली होती है तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, तो पहले भी दिखा रखा है ये, है ना। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुमने वायरस का नाम सुना है बेटा, है ना। वायरस जो होता है, पता है ये खुद सजीव नहीं होता, हाँ, है ना, ये बिल्कुल एक तरह से डेड स्थिति में पड़ा रहता है, और जैसे ही ये किसी जीव के अंदर प्रवेश कर गया, है ना, तो उसकी कोशिका में घुस जाता है, और वहाँ जाके फिर ये क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है ना। यानी उसकी मशीनरी को यूज करता है, फिर ये उस कोशिका की जो जीव है, उस कोशिका की जीव जो जीव है उसकी कोशिका के जो अंगक हैं, है ना, उनको ये यूज करने लग जाता है ना। तो तभी तो कहते हैं ना, वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं, जैसे माना कोई एक मनुष्य के अंदर किसी चीज़ का वायरस प्रवेश कर गया, ठीक है ना,
जैसे उसका ही नाम ले लो आप, वायरस जनित, जैसे HIV जो होता है, एड्स जिसको बोलते हैं, तो वैसे तो क्या है, वो डेड है, वो एड्स का वायरस है ना। जैसे ही वो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो मनुष्य की जो कोशिका में घुसते ही वो जीवित हो जाएगा, है ना। यानी मनुष्य की कोशिका की जो मैकेनिज्म है उसको काम में लेने लग जाता है वो, ठीक है ना। तो ये इसी में इसमें दिखा रखा है ये। तो झिल्ली की सार्थकता, जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, सार्थकता है, वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते, तब तक हमको नहीं दिखते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, है ना। तो वैसे तो डेड पड़ा हुआ है और जैसे ही ये किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर गया तो उसकी कोशिका की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देगा और फिर मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे वो, है ना। तो वायरस एक के बाद अनेक बनते चले जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अभी इसका ये इसको पढ़ लेते हैं अपन, ये बहुत अच्छा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर को क्या बोलते हैं हम, 10 की घात -6 माइक्रोमीटर, -6 मीटर होती है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये इनका आकार प्राय क्या होता है, बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की 5 से 100 गुनी तक हो सकती है, क्योंकि इसका तो कितना है, 1 से 10 माइक्रोमीटर है ना, और इसका कितना है, 5 से लेके और 100, है ना। तो 5 गुनी से लेके 10 गुनी मान लो, चलो ये, है ना, क्योंकि इसको 5 कर दिया और इसका 10 गुना, हाँ तो ऐसे समझ लो। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की 5 से 10 गुनी होती है, ठीक है। इसका केंद्रकीय क्षेत्र हमने देखा था ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है, स्पष्ट डिफाइंड नहीं होता, पुअरली डिफाइंड होता है वो, है ना। तो केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है इसका केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होता है इसका, और उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाय बोलते हैं। आया था ना इसके अंदर केंद्रकाय, है ना, देखो ढूंढो कहाँ है, ये रहा देखो। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, केंद्रकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रकाय, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, उसे केंद्रकाय कहते हैं। जबकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त जो कोशिका अंगक हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, है ना। तो ये जो कोशिका अंगक थे ना, मैंने बताया था, ये सारे जो इसमें तैर रहे हैं, ये लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। केंद्रक तो यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन वो पुअरली डिफाइंड होता है ना, उसकी कोई स्पष्ट बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कोशिका अंगक, है ना। तो देखो ये जो केंद्रक है ये भी तो कोशिका के अंदर ही है ना, ये भी क्या है, कोशिका के अंदर ही है ना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अलग पढ़ाया है इसने, अलग एक पॉइंट बना के, है ना। अब हम कोशिका अंगक पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल, है ना। तो कोशिका अंगक में देखो ये आ जाए, अभी मैंने दिखाई दे ना इस चित्र के अंदर आपको। तो पहले क्या है, अंतर्द्रव्यी जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंडोप्लाज्मिक, ENDO, एंडो, PLASMIC, प्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, रफ, खुरदरी का मतलब रफ, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER और रफ को RER इसमें बांट दिया। फिर दूसरा है गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, है ना। तो देखो ये दिख रही है तुमको, इस तरह की ये ट्यूब सी दिख रही है, देखो 1 2 3,
है ना। ये ट्यूबलाइट, ये गोल्जी उपकरण कहलाते हैं, है ना। देखो दिख रहा है ना, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, है ना। इसके बाद फिर है लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। और फिर होते हैं लाइसोसोम, देखो इसमें ढूंढो लाइसोसोम कहाँ है, ये रहे, देखो ये जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये आपको ये डॉट, ये डॉट, ये सब क्या है बेटा, लाइसोसोम है ये, ठीक है ना। ये लाइसोसोम हो गए। और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढो इसके अंदर, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं, एनर्जी बनती है इनके अंदर, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिली बताओ, मैंने खाना खाया था, पानी पिया था, सांस ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे जो खाना खाया था, कार्बनिक पदार्थ जो थे उनका अपघटन हो रहा है और क्या बन रही है, ऊर्जा इकट्ठी हो रही है मेरी बॉडी के अंदर, है ना। उसको मैं और जब ये ऊर्जा खत्म हो जाती है तो मुझे भूख लगने लग जाती है, फिर मैं वापस खा लेता हूँ खाना, है ना। आप भी करते हो यही काम, समझ गए ना बात। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर है प्लास्टिड, है ना। ये पादप कोशिकाओं में होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं बेटा। ये प्लास्टिड किस में होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। और रसधानियाँ, है ना, वैक्यूल्स, ये भी प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, है ना। होती तो उनमें भी है, क्या नाम है, एनिमल सेल्स, लेकिन एनिमल सेल्स में बहुत छोटी होती हैं ये, और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। फिर इसमें एक लास्ट में दिखाया गया है कोशिका विभाजन, ठीक है ना, सेल डिवीजन, यानी कोशिका जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होती है, ठीक है। तो मैं कोशिका अंगक पढ़ता हूँ, है ना। तो देखो मेन मोटी मोटी बात समझ में आई ना। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा हमने, ये जो कोशिका की झिल्ली के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, है ना। तो ये पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है, तो इसमें पदार्थ आ सकते हैं, इससे बाहर जा सकते हैं, और वो उस पर डिपेंड करता है कि किसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो पढ़ा था ना अपन ने, कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा था, ऑक्सीजन का पढ़ा था, पानी का परासरण पढ़ा था, इससे बाहर अंदर आना जाना, है ना, वो पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा बेटा, केंद्रक के बारे में पढ़ा हमने, है ना, ये केंद्रक, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, कोशिका द्रव्य जो ये भरा हुआ है इसके बारे में पढ़ा। फिर अपन इसके अंदर के, हालांकि ये भी अंदर ही है, लेकिन इसने देखो झिल्ली को अलग कर दिया, अलग से हेडिंग दे के पढ़ा दिया आपको, केंद्रक को अलग हेडिंग दे के पढ़ा दिया आपको, कोशिका द्रव्य को अलग हेडिंग बढ़ा के दे दी, हेडिंग बना के पढ़ा दिया। और ये जो अंदर के उपकरण हैं, हालांकि ये भी तो अंदर ही हैं, लेकिन इनको अन्य अंगक का नाम दे दिया, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दे दिया इनको, किसको, अंतर्द्रव्यी जालिका को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी उपकरण को, है ना। लेकिन है ये सब क्या है बेटा, कोशिका के पार्ट ही हैं, है ना। यही तो पढ़े थे ना अपने, देखो यही तो था बेटा शुरू से हमारा। देखो आप फर्स्ट पे क्या पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी थी हमने, है ना, तो बाहर वाली झिल्ली हो गई ये, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल्स के अंदर होती है, यानी ये भी क्या है, उसी बाहर की बाउंड्री ही है ये, है ना। इसके बाद फिर क्या पढ़ा, केंद्रक। अब ये है तो केंद्रक कोशिका के अंदर ही, लेकिन इसको ये जो है ना, इसको अलग हेडिंग बना के पढ़ा दिया आपको, है ना। फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य, ये भी तो कोशिका के अंदर ही भरा हुआ है, ये भी कहाँ भरा हुआ है, कोशिका के अंदर ही भरा हुआ है, लेकिन इसको भी एक अलग हेडिंग देके पढ़ा दिया। फिर बाकी के जो ये अंदर के और जो अंगक हैं, इनको एक विशेष नाम क्या दे दिया इसने, सेल ऑर्गेनेल दे दिया, कोशिका अंगक दे दिया, उस हेडिंग के अंदर इनको, है ना। जैसे ये 5.2.5 और देखो 5.2.51, फिर 5.2.5.2, इस तरह से, ठीक है। तो अब अपन आते हैं कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें, है ना। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाओं को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना कोशिका के अंदर, है ना बेटा। जो हम खाना खाते हैं, है ना, तो ये खाना पच जाता है, तो क्यों पच रहा है बताओ ये, क्योंकि हमारी इस बॉडी के अंदर क्या हो रही हैं, जो कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना। तो
क्या कह रहा है, ये बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों, बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, तो हम मानव क्या है मल्टी सेलुलर, कितनी असंख्य कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। केमिकल रिएक्शंस की क्या होती है, इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तथा कार्य को क्या दे सकें, सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए, है ना, तो देखो बेटा ये जो हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है ना, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये अंतर्द्रव्यी जालिका हुई, तो इन सब के अंदर अलग अलग कार्य हैं इनके सबके। तो अलग अलग कार्य क्यों हैं इनके, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं ये कि इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं, जिन्हें अंगक बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, उनका उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटी कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटी कोशिकाओं से अलग करता है। तो हमने देखा था ना बेटा कि प्रोकैरियोटी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अधिकांश कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, कोशिका अंगक उनमें नहीं होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटी कोशिकाओं को यूकैरियोटी कोशिकाओं से कौन डिफर करता है, एक तो बेटा मेन चीज वो है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, उनका जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है वो अस्पष्ट होता है, और दूसरी बात उनमें प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में अधिकांश जो कोशिका अंगक हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, होते ही नहीं हैं, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में ये कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ अंगक इतने छोटे होते हैं वो कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, उनको आप सिर्फ किससे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, है ना। पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा, है ना। अब अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इनके अंदर होते हैं, है ना। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती हैं इनके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं, है ना। जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ना बेटा, दो तरह की अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी। तो खुरदुरी जो है वो खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये ना राइबोसोम चिपके रहते हैं। राइबोसोम जो है वो क्या, प्रोटीन संश्लेषण होता है उनमें अंदर, है ना। तो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन बनता है, समझ रहे हो ना बेटा। तो कोशिका के अंदर जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस पर कौन चिपके रहते हैं, कौन अटैच रहते हैं उसके साथ, ये राइबोसोम अटैच रहते हैं जिनमें प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अंतर्द्रव्यी जालिका पढ़ेंगे हम। तो अंतर्द्रव्यी जालिका में दो हो गई, एक तो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका और एक चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। फिर सेकंड नंबर पे गोल्जी एपरेटस हो गया, ये एक तरह से गोल्जी एपरेटस है ना। और ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका है ये इसमें एक जाल बना देते हैं, है ना। तो यानी अब देखो हर अंगक में अलग तरह की चीज़ का निर्माण हो रहा है और हर चीज़ की हर अंगक को ज़रूरत है, तो एक दूसरे में कनेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए इन अंगकों के बीच में। तो वो जो कनेक्शंस हैं वो इन अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी उपकरण की वजह से मिलते हैं हमको, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी और कोशिका विभाजन। तो अगला जो वीडियो होगा बेटा उसमें हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी और कोशिका विभाजन, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मैं आशा कर रहा हूँ आप मज़े के साथ इसको एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। देखो कितनी प्यारी है बायोलॉजी, है ना, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी से संबंधित है, तो इससे और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।